एरिक क्लैप्टन और उनके समकालीन म्यूजिक गॉड्स, कम से कम वो जो अभी भी हमारे बीच हैं, जैसे कि कार्लोस सैंटाना, बॉब डिलन या रोलिंग स्टोन्स, संगीत की जीवनदायी शक्तियों के जीवित उदाहरण हैं। ये सब ऐसे सितारे पूरी दुनिया की विरासत होते हैं। इनकी लंबी संगीत की पारी भाग्य, प्रतिभा और सबसे बढ़कर एक दुर्लभ बुद्धिमत्ता के चलते ही संभव हुई है, वरना इन सब दैवीय प्रतिभा संपन्न महानुभावों ने कोई कसर तो नहीं छोड़ी थी। पृथ्वी पर इनकी निरंतर उपस्थिति में दैवीय प्रतिभा और दैवीय कृपा का समान अनुपात में योगदान माना जा सकता है। बहुत संभव था कि ये सब भी 3 जेज, जिमी हेंड्रिक्स, जिम मॉरिसन और जेनिस जॉपलिन की राह पकड़ लेते, जो थे तो प्रतिभा के फड़कते आदिम अंगारे और खुलकर जले भी, पर अपने 28वें जन्मदिन से पहले ही अपनी अधिकताओं की बलि चढ़ गए। लोग इन महान प्रतिभाओं के छोटे जीवन में एक बड़ी जोश भरी आइकोनोग्राफी देखते हैं और तरह तरह की बातें करते हैं कि इनकी छोटे जीवन की वजह से ही इनकी अपील है। पर जब मैं इनके बारे में सोचता हूं तो मेरा प्रमुख विचार बहुत उदास होता है, और वो होता है व्हाट अ वेस्ट। कितना कुछ इन बड़ी जिंदगियों के इतना छोटे होने से खो गया है। और ये तब और भी ज्यादा दर्दनाक तरीके से स्पष्ट हो जाता है जब हम इनके समकालीनों की उपलब्धियों को देखते हैं कि कैसे कार्लोस सैंटाना, बॉब डिलन या रोलिंग स्टोन्स और ऐसे अनेक संगीत के बड़े नामों ने 3J के जाने के बाद बहुत लंबा जीवन पाया और संगीत के अनेकों आयामों को एक नया विस्तार दिया। MTV, स्ट्रीमिंग, यूट्यूब जैसे नए माध्यम से उन सभी को फायदा हुआ। कल्पना कीजिए कि जिमी हेंड्रिक्स ने अपनी मृत्यु के बाद लगभग 50 वर्षों में हमें क्या क्या दिया होता अगर ये अद्भुत प्रतिभा अपने समय के अतिरेक का शिकार ना हुई हो। एरिक क्लैप्टन भी ऐसे असामयिक अंत के लिए एकदम सही पात्र प्रतीत होते हैं। जब वे मुश्किल से 20 वर्ष के थे, तभी लंदन की दीवारों पर क्लैप्टन इज गॉड के नारे उभरने शुरू हो गए थे। इस रॉक गॉड के दर्जे ने और उनके नशे से लबरेज समय ने जो कुछ भी उनकी तरफ फेंका, उसको उन्होंने पूरी शिद्दत से भोगा। ऐसे में उन्होंने कई बार स्वर्ग के दरवाजे, डोर्स ऑफ हेवन पे दस्तक भी दी, नॉकिंग नॉकिंग ऑन द हेवन्स डोर। ईश्वरीय कृपा से सही समय पर उनको समझ आई। शराब और ड्रग्स के धुंध में उनके मुताबिक उनको ग्रेस ऑफ डिस्पेयर यानी नैराश्य की कृपा मिली। उस धुंधलके में उन्हें स्पष्ट होने लगा कि वो एक व्यसनी, जनूनी और बेचैन व्यक्तित्व के स्वामी हैं और मृग तृष्णा उनको नाच नचाती रहती है। उन्होंने अपनी आत्मकथा में अपने जुनूनी उत्साह के बारे में लिखा था कि जैसे ही वांछित वस्तु उनके कब्जे में आ जाती थी, वैसे ही वो फीकी पड़ जाती थी। मादक द्रव्यों के सेवन या संगीत व्यक्तित्व, दोनों ही के दृष्टिकोण से वे एक अनवरत भटकाव की स्थिति में थे। इस भटकाव से कोई निजात नहीं थी, ना तो यार्ड बर्ड्स में, जहां से वो लगभग निकाले ही गए थे, ना ही जॉन मायल के ब्लू ब्रेकर्स के साथ, ना क्रीम या ब्लाइंड फेथ के साथ। हमेशा बेचैन रहने वाले क्लैप्टन एक अंतहीन प्रलाप के साथ अपनी अगली निराशा का पीछा सा करते दिखते थे। अच्छी बात यह थी कि वह अपने इस दोष से अवगत थे और समय आने पर अपने बचाव के लिए, इससे निपटने के लिए उनकी आत्मा में पर्याप्त संसाधन और ऊष्मा थी। इस समझ ने उन्हें बचा लिया। उनका संगीत, उनका जीवन या उनका सामान्य दृष्टिकोण उनकी इस कमी की जटिलताओं से निपटने और इसकी घातक परिणति से बचने से ही आकार में आए। एक निर्विकार स्वीकृति उनका एक स्थायी स्वभाव बन गया है। नपातुला और अप्रभावित, बहुत कुछ उनके गिटार की धुनों की तरह। हालांकि ये भी सच है कि इस अंधेरे दौर ने उनको उस घातक मादक वातावरण से मिलने वाली
खास तरह की प्रेरणाओं के लिए भी तैयार कर दिया था, जिसका उन्होंने काफी फायदा उठाया। उस 60s की साफ झलक उनके संगीत में दिखती है। उसमें वो मरे तो नहीं, पर उससे फायदा उन्होंने काफी उठाया। साथ ही उनकी समय पर घोर विनाश से अपने कदम खींच लेने की समझ या ताकत उनकी एक खास तरह की विनम्रता की ओर इशारा करती है, जहां अपनी कमजोरियों को स्वीकारा जाता है। ये एक कुछ मासूम और थोड़ा ठिठका सा आत्मसंवेदन, जो उनके समकालीन रॉक गॉड्स में पूरी तरह से नादारत था, उनकी जान बचने का सबब बना और उनके संगीत की दीर्घायु, विविधता और व्यावसायिक व्यवहारता और सफलता का कारण भी। उदाहरण के तौर पर, अपनी आरंभिक ब्लूज को लेकर उनकी कट्टरता के बावजूद भी दर्शकों और व्यावसायिक स्वाद की मांगों के लिए अपनी संगीत शुद्धता से समझौता करने में वे कभी भी नहीं हिचकिचाए। उनकी विराट प्रतिभा ने कभी भी इन समझौतों को सस्ता नहीं होने दिया और हमेशा उनका मान रखा। जब उन्होंने 1985 में बिहाइंड द सन इन मोन्सरात एल्बम रिकॉर्ड किया, तो रिकॉर्डिंग लेबल ने उसे इस तरह का नहीं पाया और उनके मुंह पर यह कह भी दिया। उनकी प्रतिक्रिया उनके व्यक्तित्व और संगीत के बारे में बहुत कुछ बताती है। उन्होंने कहा, नाराज होने के बजाय मैंने चालाकी से काम लिया और एक नई, अधिक स्वीकार्य शैली के लिए सहमत हुआ, जो शायद मेरे कई पुराने ब्लूज दोस्तों के स्वाद के अनुरूप नहीं थी। वह इस समझौते की वास्तविकता जानते थे और उसमें छुपे हुए विवाद और कीमतों को भी समझते थे। उनकी प्रतिभा और विनम्रता ने इन समझौतों को एक सीमा के नीचे नहीं जाने दिया और एक स्तर बनाए रखा, और उनके एक तरफ उनके सिद्धांतों और दूसरी तरफ दर्शकों और व्यावसायिक स्वाद और उनकी सफलता के बीच एक फायदेमंद सामंजस्य कला और व्यक्तित्व दोनों के लिए प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की। लाभ स्पष्ट और विशाल था, न केवल रिकॉर्ड बिक्री के मामले में, बल्कि उनकी अपनी संगीत संबंधी रेंज के विस्तार में भी। इस ब्लूज शुद्धतावादी संगीतकार के काम में आपको ब्लूज तो मिलेंगे ही, हार्ड रॉक भी शामिल है, रागे भी शामिल है, बैलेट्स भी शामिल हैं। अगर आप आई शॉट द शेरिफ सुने तो रागे का इससे बेहतर एग्जाम्पल आपको नहीं मिलेगा। बैलेट्स, टीयर इन द स्काई, यू लुक वंडरफुल टुनाइट, क्या जबरदस्त बैलेट्स हैं। और बीच बीच में बहुत सारा सेल आउट संगीत, जिससे उन्हें थोड़ी वेदना तो हुई, पर उन्होंने बहुत सारे रिकॉर्ड बिक्री का भी अनुभव किया। उनकी अपनी कमजोरियों और व्यसनों से इस लड़ाई ने उनके व्यक्तित्व में संघर्ष की चमक और विनम्रता का ठहराव ला दिया था। अहम से विहीन एक संगीत का वाद्य, जो जूनियर आर्टिस्ट के साथ भी साइडमैन बन सकता था, एक पुरोधा जो दूसरे गायकों के कवर गाने में कैसी भी शर्म नहीं महसूस करता था, एक सुपरस्टार जो कभी भी फैन बॉय बन सकता था, एक शुद्धतावादी जिसके लिए कोई भी संगीत वर्जित नहीं होता, और एक धुत विलासी जो पालतू घरेलूपन में भी आराम से उतना ही खुश था। एक सुरक्षित भगवान ही भगवान की पदवी छोड़कर इतना आराम महसूस कर सकता है। तुरंत पहचानी जाने वाली धुनों की दुनिया में अक्सर क्लैप्टन के संगीत को अस्मिता विहीन कहा गया है, परंतु उनका संगीत उत्कृष्टता की अनेक परतों से पैदा हुआ है। उनके 70वें जन्मदिन के एक आकलन में कहा गया था, अन्य प्रसिद्ध गिटारिस्ट के पास 5 फेमस लिक्स होते हैं, गिटार के लिक्स, और उन सबको क्लैप्टन आत्मसात कर चुके होते हैं। अब क्लैप्टन के पास उन ओरिजिनल ब्लूप्रिंट्स का खजाना हो जाता है। अंत में उनके पास अब दर्जन और फिर 2 दर्जन ब्लूप्रिंट्स होते जाते हैं, और वो उन सबको ब्लूज के पेंटाटोनिक स्केल पर लिंक कर असीमित ट्विस्ट और विगल्स पैदा करते हैं, जिनको वो पूरी कुशलता से छेड़ते हैं। ये एक संगीत की इमारत है जो सीमाओं की छीनी से नहीं छीली गई है, बल्कि निरंतर बढ़ती समृद्धि से निकली है। ये एक ऐसी सीमा है, ये एक ऐसी इमारत है जो सीमाओं से नहीं बनी है, जो छील कर नहीं बनी है, जो इकट्ठा करके बनी है। उनकी शांत शैली से धोखा खाना बहुत आसान है। उनके व्यक्तित्व में एक सौम्यता और एक संगीत शैली है
जिसका उद्देश्य अपनी गहराई से प्रभावित करना है, ना कि अपनी हरकतों से चकाचौंध। एरिक क्लैप्टन ने हेंड्रिक्स, पेज, बेक, बीटल्स, फ्रैंक जापा, बीबी किंग, बडी गाय, रोलिंग स्टोन्स के साथ साथ कई नई प्रतिभाओं के साथ भी संगत की है। उन्होंने हेंड्रिक्स और उनके बैंडमेट साथी ऑलमैन जैसी प्रतिभाओं का सदा सम्मान किया। वे खुद हालांकि कम दिखावटी लेकिन शायद ज्यादा गहरी प्रतिभा हैं। उनका इम्प्रोवाइजेशन जैज जैसी त्वरित प्रेरणा से नहीं, वरन उनका वो अनजाना अपरिभाषित तरल ट्विस्ट कौशल की ठोस एकत्रित संपदा से निकलता है। ठोस एकत्रित संपदा से निकलता है। यह कम दिखावटी ज्यादा गहरा है, एक गहराई जो वर्षों की साधना और प्रतिभा का संगम है, ना कि किसी जंगली प्रतिभा की कोई अल्लड़ चिंगारी। यह कम दिखावटी ज्यादा गहरा है, एक गहराई जो वर्षों की साधना और प्रतिभा का संगम है, ना कि किसी जंगली प्रतिभा की कोई अल्लड़ चिंगारी। क्लैप्टन इसे बहुत सूक्ष्मता से समझते हैं। जब उन्हें जॉन लॉफ्लिन के इस विलाप पर टिप्पणी करने को कहा गया कि वह लॉफ्लिन जब वह सब कुछ नहीं बजा पाते जो वो सोच लेते हैं, तो एरिक क्लैप्टन बोले, मैं जॉन के बिल्कुल विपरीत हूं। वे शायद उन चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं जो वह बजाना चाहते हैं और नहीं कर पाते, और मैं तो कुछ सोच ही नहीं सकता। मेरा बजाना मेरी सोचने की क्षमता से बहुत आगे निकल जाता है। इसलिए मैं कभी जैज संगीतकार नहीं बन सकता, क्योंकि मैं इसे अपने दिमाग में अपने संगीत को नहीं सुन पाता हूं। मेरा संगीत सीधा बस मेरे हाथ में जाता है। एरिक क्लैप्टन अपरिमित गहराई के संगीतकार हैं। उनका नयापन अभ्यास से आता है और गहराई से आगे बढ़ता है। उनका नयापन अभ्यास से आता है और गहराई से आगे बढ़ता है। नवीनता वर्तमान के जो मौजूद है उसके ढेर से उभरती है। ऐसा लगता है कि एरिक क्लैप्टन के गिटार और उनकी आंतरिक भावनाओं के बीच एक खुला चैनल है, जिसे ना तो उम्र और ना ही नकल काट सकती है। हो सकता है उनका लक्ष्य चकाचौंध करना ना हो, लेकिन शुद्ध संगीत का भंडार और असंख्य प्रभावों का मधुर सृजनशील टकराव नियमित रूप से चौंकाने वाले क्षण पैदा करता है।